हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी और एंथैल्पी में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। गणितीय रूप देखेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों 11th क्लास में है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों का इसका स्टडी मटेरियल प्राप्त करना है, नोट्स प्राप्त करना है, तो आप हमारे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर 9685292949 9685299149 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। एंथैल्पी है क्या, इसको बारीकी से समझना बच्चों। जैसे मैं बात करता हूं कि कोई हमारे पास निकाय है तो निकाय की एक आंतरिक ऊर्जा होती है। बच्चों निकाय की आंतरिक ऊर्जा होती है, ये सबको पता है कि कोई भी निकाय होगी उसके अंदर चाहे वो गतिज ऊर्जा होगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कण ऊर्जा होगा, है ना, स्थितिज ऊर्जा, समस्त ऊर्जाओं का योग वो बच्चों क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। यानी इसके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा है, एक आंतरिक ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा को या तो हम E से रिप्रेजेंट करते हैं या तो U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर बच्चों स्थिर दाब यदि स्थिर रख दिया जाए, स्थिर दाब, स्थिर दाब का मतलब है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पर बच्चों इसके अंदर ऊष्मा में परिवर्तन होता है। कैसे ऊष्मा में परिवर्तन होता है समझना। जैसे बच्चों मान लीजिए कोई ऐसी अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया जिसका दाब क्या है बच्चों, स्थिर है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, केमिकल है, इसमें आंतरिक ऊर्जा भी है, लेकिन जब इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा तो हो सकता है या तो इसके आयतन में वृद्धि हो, या तो आयतन में वृद्धि हो बच्चों, आयतन में वृद्धि हो, या कि आयतन में कमी होगी। दो चीज तो संभव है कि नहीं, आयतन में कमी होगी। दो चीज हो सकता है, या तो आयतन में वृद्धि होगी या तो आयतन में कमी होगी। बात को समझना, यदि आप ढंग से समझ गए तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। कि मान लीजिए हमारे पास कोई निकाय है जिसमें हमारे पास रासायनिक पदार्थ रखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा कंडीशन हो सकता है या तो इसके आयतन में वृद्धि होगी या तो आयतन में कमी होगी। दाब स्थिर है बच्चों, वायुमंडलीय दाब है 1 atm, लेकिन इसके विरुद्ध जब आयतन में वृद्धि होगी तो आयतन में जब प्रसार होगा तो निकाय के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, तो कुछ ऊर्जा जो है हमारे निकाय पर ही खपत हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो जो वास्तविक आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है स्थिर आयतन पर, उससे कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आयतन के बाद आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नजर आएगा बच्चों वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि बात को समझना, जब आयतन में प्रसार हुआ होगा तो निकाय द्वारा कुछ कार्य किया गया होगा। जब निकाय द्वारा कुछ कार्य किया गया होगा तो कुछ ऊर्जा उसका व्यय हुआ होगा। ठीक है, तब उसके आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ होगा बच्चों स्थिर आयतन की अपेक्षा कम हमें मिलेगा। देखो स्थिर आयतन में आंतरिक ऊर्जा कितना है, और जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई होगी तब उसमें आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ होगा उसका मान कम आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, एक चीज आप नोट डाउन करो कि जब बच्चों कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई होगी और यदि गैस में प्रसार हुआ होगा, आयतन में प्रसार हुआ होगा, कोई भी निकाय उसका आयतन बढ़ा होगा तो कुछ एनर्जी आयतन के प्रसार में खपत हो गई होगी बच्चों, जिससे कहीं ना कहीं ऊर्जा में परिवर्तन हुआ होगा, है ना। तो इससे मतलब पता चला कि आयतन के परिवर्तन से भी इसके अंदर की कुल एनर्जी में परिवर्तन आ सकता है। ऐसे ही बच्चों यदि स्थिर दाब पर संकुचन हुआ या आयतन में कमी हुई, भाई निकाय का संकुचन या आयतन में कमी हुई, जब आयतन में कमी हुई मतलब तंत्र पर कार्य करना पड़ेगा, यानी बाहर से हम कार्य करेंगे, यानी उसको ऊर्जा देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो निश्चित आयतन की अपेक्षा उत्सर्जित जो ऊष्मा होगी बच्चों वो अधिक होगी। सिंपल सी बात है कि हमने कहा कि यदि आयतन में संकुचन हो रहा है, आयतन में कमी हो रहा है, तो हम निकाय पर यानी तंत्र पर कार्य करेंगे। जब तंत्र पर कार्य करेंगे बच्चों, हम कार्य करेंगे तो उत्सर्जित ऊष्मा निश्चित आयतन पर उत्सर्जित ऊष्मा से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि भाई हमने उस पर कार्य किया है, हमने खुद उसमें ऊष्मा दिया है, तब तो वो संकुचित हुआ है। बात समझने की कोशिश करिए कि निकाय पर हम कार्य कर रहे हैं, तो इससे निष्कर्ष निकला कि कहीं ना कहीं किसी भी निकाय में जो रासायनिक परिवर्तन होता है
तो केवल और केवल उसमें जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा वो केवल और केवल आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, उसके आयतन प्रसार या आयतन संकुचन पर भी निर्भर करता है। इसलिए एक परिभाषा दिया गया कि भाई ऊष्मागतिकी को बृहद अध्ययन करने के लिए, सिस्टम से समझने के लिए हम केवल उसके आंतरिक ऊर्जा बस से नहीं समझ सकते। इसलिए बच्चों कहा गया कि एक ऐसा फलन है जिसे एंथैल्पी कहा गया, जो कि उसके अंदर ऊर्जा और जो स्थिर दाब और आयतन में कितना संकुचन या कितना बच्चों परिवर्तन हुआ तो गुणनफल के योग के बराबर होगा। यानी कुल मिलाकर के किसी भी निकाय की एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा, दाब और आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये चीज आपने समझा। कुल मिलाकर के 5 मिनट का समय लगा, लेकिन आप लोगों ने भाई अभी तक यदि डाउट में है तो इतना समझ लो कि निकाय की जो टोटल, जैसे मान लीजिए ऊष्मी प्रसार का ही अध्ययन कर रहे हैं हम, ऊष्मा में परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं भाई, एंथैल्पी पूरा ऊष्माधारिता, ऊष्मा से संबंधित ही नियम पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही तो उसमें कितना ऊष्मा परिवर्तन होता है। तो भाई साहब यदि गैस का प्रसार हुआ तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊष्मा कहां चला गया? गैस के प्रसार में। निकाय का प्रसार हुआ, निकाय में वृद्धि हुई तो कुछ एनर्जी वहां चला गया। तो जो वास्तविक रूप से जो एक प्रकार से उत्सर्जित ऊष्मा का मान है ना, वो स्थिर आयतन पर उत्सर्जित ऊष्मा से कम होगा। लेकिन जब तंत्र पर हमने कार्य कर दिया, कुछ ऊर्जा दे दिया, कुछ ऊष्मा दे दिया, तो उत्सर्जित जो ऊष्मा है वो स्थिर आयतन से अधिक होगा। इसलिए आयतन पर निर्भर करता है। इसलिए एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा साथ में आयतन और दाब पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसकी परिभाषा दी गई, स्थिर दाब पर किसी निकाय की पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा, दाब और आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, माना स्थिर दाब P पर निकाय का प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी H1, आंतरिक ऊर्जा E1 और आयतन V1 है। स्थिर दाब पर निकाय की अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मान के चल रहे हैं कि स्थिर दाब है तो निकाय में निकाय की जो एंथैल्पी है बच्चों वो तो कुछ होगी, आंतरिक ऊर्जा भी कुछ होगी, दाब स्थिर है इसलिए P ऑन नहीं किया हमने। तो यहां पर समीकरण 1 से हो जाएगा, समीकरण 1 से बच्चों आपका निकल कर आएगा H1 बराबर हो जाएगा आपका E1 प्लस, यहां पर P स्थिर लेकिन बच्चों आयतन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा। इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं। समीकरण 2 दे दिया बच्चों। अब मान लीजिए मैंने कहा कि भाई साहब रासायनिक अभिक्रिया हो ही रही है, तो निकाय द्वारा यदि ऊष्मा ग्रहण कर लिया जाए तब कहीं ना कहीं आयतन में, जब ऊष्मा ग्रहण किया जाएगा बच्चों तो आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगी। ठीक है, यदि ऊष्मा ग्रहण ना हो, तंत्र द्वारा ही कार्य किया जाए, तो फिर आयतन में प्रसार हुआ है, तंत्र में ऊर्जा की कमी आएगी, जो भी भाई तंत्र द्वारा ही कार्य कर दिया गया, लेकिन हम बाहर से ऊष्मा देकर उसको संकुचित कर रहे हैं निकाय को, है ना, तो भाई उसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे, निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने पर निकाय का एंथैल्पी H2, आंतरिक ऊर्जा E2 तथा आयतन V2 हो जाता है। तो समीकरण 1 से ही लेकर चलेंगे। समीकरण 1 में H के जगह अपन को अब H2 कर देना बच्चों, क्या करना है? H2 कर देना है, E के जगह E2 कर देना है, प्लस PV2 कर देना है, और इसको समीकरण 3 दे देना। बस समीकरण 3 में 2 को घटाना है बच्चों। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, वैसे भी एंथैल्पी ज्यादा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने बाहर से इसको ऊष्मा दिए हैं, और जब बाहर से ऊष्मा दे दिए बच्चों तो एंथैल्पी में ऑलरेडी वृद्धि हो गई होगी। तो हम अपन करेंगे क्या बच्चों? H2 माइनस H1, यहाँ पर अपना हो जाएगा E2 माइनस E1, फिर बच्चों प्लस का यहाँ पर देखो, यहाँ पर PV2 माइनस PV1, ठीक है, और यहां पर डेल्टा H कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि एंथैल्पी में परिवर्तन, तो ये डेल्टा क्या बताता है? एंथैल्पी में परिवर्तन। डेल्टा E क्या बताता है? ऊर्जा में परिवर्तन। और बच्चों यहां पर P का मान ले लो तो V2 माइनस V1 बचेगा, और अगले स्टेप में आपका आ जाएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा E, है ना बच्चों, प्लस P डेल्टा V। यानी आयतन स्थिर है, बाकी भाई दाब में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, है ना, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो आपका एंथैल्पी में परिवर्तन हो ही जाता है। जहां पर आपका डेल H क्या है बच्चों? एंथैल्पी में परिवर्तन है, एंथैल्पी में परिवर्तन है, ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन है बच्चों। और डेल E क्या हो गया? डेल E हो गया आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये आंतरिक है बच्चों, ठीक है, ऐसा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक।
और आपका वह डेल भी क्या है बच्चों, निकाय के आयतन में परिवर्तन है। बस यदि गणितीय व्याख्या आया बच्चों तो यहां तक आपको करना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं जी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, यहां तक करना है। एंथैल्पी में 11th क्लास में इतना ही पूछा जाता है। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 पर्सनल नंबर है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।